यहाँ पर आपको देखिए, आप जब भी नेट करने जाओगे, गेट करने जाओगे, पीजीटी, टीजीटी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव सिर्फ इंडियन इकोनॉमिक्स और यूपीएससी अगर ऑप्शनल चूज करोगे तो, ऑप्ट करोगे तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ और, इंटरव्यू में भी मेरा भी फायदा होगा। ऐसा बात नहीं कि आप ही लोग का सिर्फ है, इंटरव्यू भी करने जाओगे तो भी वहाँ पर पूछा जाता है। चलो अब सवाल होता है वाई बी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब आ जाएगा। मैक्रो किसको कहते हैं, कौन किया, क्या किया, सब आ जाएगा। अब क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन होता है। तो मैं जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक्स डिप्रेशन ठीक है, 1929 to 34। इस पीरियड में जितना भी था माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, ठीक है, फेल हो गया, चारों तरफ मंदी था। अगर आपको रिमाइंड करना है उससे भी एकदम लेटेस्ट एपिसोड ऑफ द इकोनॉमिक्स डिप्रेशन 2006 एंड 7 को याद कर लेना। इस समय भी इकोनॉमिक्स क्राइसिस चल रहा था ग्लोबली, ठीक है, एकदम रिसेंट वाला है ये है। तो यहाँ पर सारा थ्योरी फेल हो गया, और होने का कारण भी, जो चीज द थिंग हॉल्ड गुड फॉर अ इंडिविजुअल मे नॉट बी हॉल्ड गुड फॉर सोसाइटी एज ए होल। मैं दोनों तरह का एग्जांपल देता हूं। आपको सेविंग करना इंडिविजुअल के लिए एक वर्च्यू हो सकता है, वर्च्यू, ठीक है, लेकिन अगर पूरे एग्रीगेट सेविंग बढ़ा दिया जाए, सेविंग का मतलब ये होता है कि आप कंजप्शन पर खर्च ना कर रहे हैं, ठीक है, सेविंग का मतलब ही होता है आप कंजप्शन पर कट रहा है, तो कंजप्शन पर कटा, पूरा सोसाइटी कंजप्शन है, 100 रुपया सबको मिल रहा है सपोज दैट, अब 50% सेव करना शुरू कर दिया, सभी करने लगा तो 50% गुड्स एंड सर्विसेज का मांग, डिमांड घट जाएगा, और डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घटेगा तो बेरोजगारी होगा। तो ये तो किसी न किसी इकोनॉमिक्स डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, एक लिहाजा से। दूसरा लिहाजा से फॉर्म के रिस्पेक्ट में लिए, देखिए, द थिंग्स that is beneficial या that may be beneficial for a firm may not be beneficial for industries. What is the industries? It is a simply group of firm is called industries. तो यहां पर मान के चलो लेबर का डिमांड बढ़ा दिया, एक पार्टिकुलर फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म बढ़ा दिया लेबर का डिमांड, इससे इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर्म अध्ययन करेगा। लेकिन पूरे इंडस्ट्रीज में जितना फॉर्म है सब कर देगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ लेबर। याद रखिएगा, शॉर्टेज ऑफ लेबर, और जब शॉर्टेज ऑफ लेबर हो जाएगा तो उसका इल इफेक्ट देना शुरू करेगा। तो जिस तरह हमारा शरीर है, अभी तो हम पूरे इसमें डिटेल में मार आगे जाएंगे, जैसे हमारा शरीर है, ठीक है, तो हमारा शरीर में जिस तरह कभी कभी बीमारी होता है, जैसे वो लड़की बोला गुजराती और राजस्थानी कि हमारा बीमार पड़ गए, उसी तरह हमारा इकोनॉमी भी बीमार पड़ता है। कुछ इकोनॉमिकल डिजीजेज हैं, उसी को जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, उसी का ध्यान करता है, ये होता है। लेकिन ये समझने से पहले दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत जरूरी है, माइक्रो और मैक्रो। अब होता क्या है दोनों में वो हम लोग देखेंगे। इसका नेचर इसलिए है कि जो थ्योरी, द थ्योरी होल्ड गुड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स मे नॉट बी होल्ड गुड फॉर मैक्रो, दैट इज द एग्रीगेट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में आते हैं, जो कभी कभी समटाइम आप कहीं भी जाओगे, इवन इंटरव्यू में भी कुछ लोगों से हम पूछे हैं, मैंने लड़का लोग जो इंटरव्यू फेस किया है, इवन झारखंड के जेपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर जिनका हुआ था, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का होता है, ये इकोनॉमिक ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं अलग बात है, लेकिन इसी में सब कुछ आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। खैर एनीवे हम उस पर बात नहीं करते हैं,
पूछा था इसमें कि सबसे पहले ये दो वर्ड का क्वाइन, यानी सबसे पहले ये दो वर्ड किसने बोला था। ये कॉम्पिटिटिव की एग्जामिनेशन के लिए भी उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलने वाला था, ठीक है, रैगनर फ्रिस। कब बोला था? फ्रिस, हाँ फ्रिस कब बोला था? इन 1933 में। याद रखना, जो इकोनॉमिक्स अभी तक यहाँ पर इंट्रोडक्शन कब हुआ? 1936 से हुआ था, केन्स की इकोनॉमिक्स आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, जो उसका बुक्स था जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी। ठीक है, पहला यही व्यक्ति ने कहा था। लेकिन इसी में अगर बस इतना ही पूछा था कि किसने किया था, फिर उसके बाद क्या क्वेश्चन हुआ था वो हम बाद में करेंगे, पहले ये एक समझ लो। लेकिन किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू क्रेगमैन, ठीक है, उसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आता है, वेल्स के अनुसार माना गया है कि सबसे पहले मैक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो वर्ड को क्वाइन करने वाला रैगनर फ्रिस इन 1933, और यही इन 1969 में जो पहला नोबेल प्राइज आया था यही बंदा को मिला था, याद रखिएगा। खैर, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसको समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेंगे, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। आप फॉरेस्ट जाते हैं, फॉरेस्ट, या आपका फैमिली से स्टार्ट करते हैं फिर फॉरेस्ट में आते हैं। आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? 4 होगा, 5 होगा, ज्वाइंट होगा, 10 भी हो सकता है। तो 10 लोगों को एक साथ जब अध्ययन करेंगे, जब फैमिली को हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक व्यक्ति को, जैसे राम सीता, वन मेंबर को हम फैमिली का अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी यहां पर इंडिविजुअल यूनिट की पढ़ाई होती है, इंडिविजुअल यूनिट। और यहां पर होता है क्या? एग्रीगेट यूनिट की पढ़ाई होती है, यानी एग्रीगेट की पढ़ाई होती है यहां पर पूरे संमित रूप से एग्रीगेट। ठीक है, अब यहां पर बहुत ही आसानी से एग्रीगेट बिहेवियर को यहां देखा जा रहा है। एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ योर फैमिली, दैट बिहेवियर ऑफ योर फैमिली that is a concern with the macroeconomics. Microeconomics that is the concern with the behavior of the individual unit. जैसे एक फॉर्म, रुक जाओ एक मिनट, इसको बाद में करेंगे। फॉर्म की बात करें, फॉर्म की एक फॉर्म, इंडिविजुअल फॉर्म जो फैक्ट्री है, ठीक है, ये सिंगल कंज्यूमर, तो यहां पर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे। ठीक है, तो पूछा था कि फॉर्म क्या माइक्रो में आ जाएगा कि मैक्रो में जाएगा? फॉर्म हमेशा होगा, इंडिविजुअल यूनिट है, वहाँ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक्स, यहाँ क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, ठीक है, ये चीज होगा। तो दोनों के बीच में आपको आपका जो कंसेप्ट है। अब फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट चला जाएगा भैया कहाँ पर? फॉरेस्ट ये चला जाएगा मैक्रो में, और जो इंडिविजुअल यूनिट जो पेड़ ट्री होगा, ठीक है, वो चला जाएगा माइक्रो में। तो यहां तक दोनों में है। ये जब भी करेगा तो ये हमारा देश का ध्यान करेगा। इट स्टडी बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल। और ये जब भी करेगा इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स एजेंट, कोई भी इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल कंज्यूमर, ठीक है, लाइक दैट ऐसे करने वाला है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि क्या डिफरेंसेस है। रैगनर फ्रिस ने किया था 1933 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है रैगनर फ्रिस, और वो ही इज द फर्स्ट नोबेल लॉरिएट इन इकोनॉमिक्स। उसके एक और आदमी था उसके साथ, जिसका नाम हमारा भी नॉट कमिंग इन माय माइंड। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे चीज आज, ये बेसिक कंसेप्ट है, अभी शुरुआत नहीं हुआ है लेकिन कंसेप्ट ही जान लो। और ये सब आता है अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो बच्चे लोग कर नहीं पाते हैं। उसके बाद दो एक कंसेप्ट आएगा, स्टॉक और फॉलो। ठीक है, ये दोनों आता है। देखो, स्टॉक को और फॉलो को लगेगा दोनों एक ही टाइप के, लेकिन इसको सबसे पहले करना पड़ेगा डिफरेंसेस, और वो टाइम है। देखो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज द मनी एंड मनी इज द एवरीथिंग, एक पिक्चर का डायलॉग था।
ये स्टॉक को जब भी मेजरमेंट करते हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम आपको बहुत अच्छा तरीका से पता होगा। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि कोई डिफिनिट डेट है आपका 15 अगस्त 2017, 15 अगस्त 2022, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये जब भी स्टॉक मैंने थी स्टॉक में, ये पहले स्टॉक पर कर लो, पॉइंट ऑफ टाइम ये कंसिस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ये कौन सी इंक्लूड करेगा देख लो। जो स्टॉक है वो मशीन करेगा, तो मशीन आपके कंपनी में है, नंबर ऑफ मशीन 2017 में कितना है वो उससे होगा, मशीन करेगा। इक्विपमेंट जो उपकरण है या बिल्डिंग वगैरह कितना है आपका वो है। इसमें आपको आएगा मनी सप्लाई, ठीक है, बहुत सारे चीज आएंगे। लेबर फोर्स, ये पॉइंट ऑफ टाइम में इसका मेजरमेंट होता है, ये स्टॉक है। लेबर फोर्स का मतलब ये मत समझना कि सब एम्प्लॉयड, ये दोनों को कंपेराइज करता है, इंक्लूड करता है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, बट मतलब वो दे आर विलिंग टू वर्क बट दे डू नॉट गेट द वर्क इन वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल डेट व्यापार किए हैं, कितना आपका डेट है, कर्ज है, ठीक है, बहुत सारे चीज है, ये स्टॉक्स में आएगा, ठीक है। तो स्टॉक का मतलब हो गया कि आपका मशीन है किसी निश्चित डेट पर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, ये फॉलो को मेजर किया जाता है इंटरवल ऑफ टाइम, एट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, या पीरियड ऑफ टाइम भी इसको कह दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ये रेट बताता है, इट इज द रेट बताता है। जैसे इनकम हो गया, अगर हम इनकम को कह देंगे कि मेरा इनकम 10,000 है, लेकिन ये मीनिंगलेस है, इसका मतलब नहीं किस मतलब पर मंथ है, पर डे है, यहाँ पर डिफिनिट डेट होगा, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि कौन सा पर डे है, पर वीक है, पर मंथ है, इस तरह होता है। फॉलो है हर मंथ, तो हर पर डे, तो पर डे फॉलो हो रहा है। यहाँ स्टॉक है, यहाँ मैंने अकम्युलेट हो चुका है। इनकम हो गया, सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, सेविंग, एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको पीरियड ऑफ टाइम कहा तो इसको पॉइंट ऑफ टाइम से मापते हैं, तो सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट हो गया, होता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में जो कीवर्ड्स आपको हो, बेसिक कंसेप्ट आता है, ठीक है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। आप लोग बहुत लोग जानते भी होंगे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, तो वहां पर आपने सीखा होगा। अब इनकम बोलेंगे पर डे, कल पर मंथ होता है, ऐसा नहीं कि 2000 से नहीं लिया जाएगा, फिर वो स्टॉक हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं शॉर्ट रन पीरियड एंड लॉन्ग रन पीरियड, ठीक है। तो शॉर्ट रन जो पीरियड होता है, यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो भी होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन यानी मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योर, ये सब क्या होता है, फिक्स्ड होता है। सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर होता है। जैसे शॉर्ट रन का अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, Q इज द फंक्शन ऑफ K एंड L, हम दो ही सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं। लेबर मतलब वेरिएबल ले लिया और K मतलब हो गया फिक्स्ड फैक्टर, तो यहाँ कैपिटल जो होगा फिक्स्ड होगा। अब लेबर में बहुत सारे चीज आ गए जो वेरिएबल है, रॉ मटेरियल्स आ गया, लेबर्स आ गया जिसको वेरिएबल कर सकते हैं, और मशीन आ गया, बिल्डिंग आ गया, उसको कैपिटल में कर दिया, यहाँ फिक्स होगा शॉर्ट रन में। लेकिन लॉन्ग रन में जो होता है सभी क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं, मतलब यहाँ बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास कैपिटल हम बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग रन में हमको समय मिल जाएगा तो हम प्लांट दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। अभी एक तल्ला में फैक्ट्री चल रहा है, दूसरा तल्ला भी कर सकते हैं, या दूसरा जगह पर भी हम खरीदने का चांसेस बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। अब उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स मॉडल, ये पूछा था इंटरव्यू में, हम कलेक्शन करके लाए कुछ क्वेश्चन। ये पूछता है इकोनॉमिक्स मॉडल, इकोनॉमिक्स मॉडल। अब ये होता क्या है, देखिए बहुत साधारण वर्ड है लेकिन लोग जवाब नहीं दे पाता है इसमें। ये सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ रियलिटी, जैसे ग्लोब क्या है, पूरे अर्थ का
मॉडल है, मॉडल ऑफ द अर्थ। इट अलाउ करता है अंडरस्टैंड, एनालिसिस एंड प्रिडिक्ट इकोनॉमिक्स बिहेवियर। ठीक है, एनालिसिस करता है और प्रिडिक्ट करता है इकोनॉमिक्स बिहेवियर को समझने के लिए। ये क्या है? इट इज द, क्या आप कह सकते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द रियलिटी। ठीक है, रियलिटी को बताता है, एक मॉडल बना लेते हैं। जैसे जितना भी मॉडल बना है, चाहे वो हायरार्ड डोमर का मॉडल बना है, वो सिर्फ माना है कि एक ही प्रोडक्शन करता है पूरे इकोनॉमिक्स में, एक ही इनपुट लेग मतलब कर रहा है। ठीक है, या सोलो मॉडल्स कहते हैं, इस पर पढ़ाई होगी, इस पे है। अब देखो, इकोनॉमिक्स मॉडल कैन बी फॉर अ मैक्रो इकोनॉमिक्स एजेंट। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इकोनॉमिक्स मॉडल होगा वो अलग होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि दोनों अलग अलग ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैक्रो इकोनॉमिक्स से अलग होगा। अब आते हैं, इसका मॉडल में क्या होगा? एक हाउस होल्ड, एक परिवार, जिसको इकोनॉमिक्स में परिवार को हम हाउस होल्ड कहते हैं। आ फॉर्म, एक फैक्ट्री को हम फॉर्म कहते हैं। उसका, इसका जो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का मॉडल, ये रिप्रेजेंट करेगा बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल। बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल, पूरे इकोनॉमिक्स का ये बिहेवियर को स्टडी करता है। ठीक है, ये मॉडल का करेगा। अब इसके बाद आते हैं ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है उस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है यही जान लो, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ 1 ईयर इन अ कंट्री। एक कंट्री में जितना भी प्रोड्यूस हुआ है 1 साल के अंदर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या ग्रोथ रेट, जीडीपी गोली मारो, कोई भी ग्रोथ रेट का काम मैंने कैसे किया जाता है ग्रोथ रेट का, ये इकोनॉमिक्स ग्रोथ रेट का, जीडीपी का ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी। जीडीपी मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ, या तो जीडीपी हो या ना जीडीपी नहीं भी रहेगा, किसी चीज का भी ग्रोथ रेट आपका इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, तो इसको किया जाता है ग्रोथ, ठीक है, जीडीपी ऑफ करेंट ईयर, या इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इन्वेस्टमेंट ऑफ करेंट ईयर, खाली जीडीपी को हटा के इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, निकल जाएगा। जीडीपी ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर, जीडीपी कितना करेंट ईयर में है, माइनस जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल कितना जीडीपी था प्रीवियस ईयर। ठीक है, और डिवाइड कर देना पड़ता है जीडीपी ऑफ प्रीवियस ईयर, परसेंटेज में रिजल्ट हम लेते हैं 100 से गुना कर देना है। ठीक है, अब ये ग्रोथ रेट बता देगा, लेकिन यह नहीं बताएगा कि ये फैक्टर जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मैंने फैक्टर ऑफ जो प्रोडक्शन है उसका प्राइस बढ़ जाने के कारण ग्रोथ तो भी हुआ, तो वैल्यू जो हमारा आ रहा है, मान के चलिए 100 यूनिट प्रोड्यूस किए थे, इसका कीमत 2022 में 2000 था। अब फिर 100 यूनिट 2023 में किए तो उसका था 23 मैंने 2000 से 4000 हो गया, यानी हमारा का दूना हो गया जीडीपी। नहीं, इसके लिए क्या किया जाता है, रियल जीडीपी को कैलकुलेट करके करंट प्राइस पर किया जाता है और कांस्टेंट माना जाता है। करंट प्राइस नहीं है यहाँ, जीडीपी ऑफ कांस्टेंट प्राइस। ठीक है, और फिर बेस ईयर के प्राइस से, बेस ईयर के प्राइस में हम जितना प्राइस बढ़ा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, उसको हम निकाल के रखते हैं। मैंने जैसे 2011 का ले लिए, तो 2011 में जितना हम पेमेंट किए थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, वही प्राइस लेके कांस्टेंट पर हम मापते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा जीडीपी ऑफ करेंट प्राइस के जगह क्या होगा, कांस्टेंट प्राइस पर, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जितना भी वैल्यू इन्फ्लेशन को हटाने के लिए, तो वो हमको निकाल के देगा। उसके बाद है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसका शकल सूरत देख लो। प्रोडक्शन, जिसको पीपीसी कहते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिक्स विद द गिवन रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। और सारा टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेस सभी क्या है,
इम्प्लाइड है, कोई बेरोजगार नहीं है। इसका सेप इस तरह होता है, कनकेव टू ओरिजिन होता है। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये दो ही गुड्स है। एक मान लो कैपिटल गुड्स हम मान लेते हैं इधर कैपिटल गुड्स, और इधर मान लेते हैं कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब मशीन उसीन हो गया, कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हो गया एफएमसीजी, जो हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। अब कोई भी इकोनॉमिक्स, ये दोनों का मात्रा दिया गया रिसोर्सेस में, ये कनकेव टू ओरिजिन होता है। ये इसका देखो इस तरह होता है, ये इंडिकेट करता है कि एक गुड्स का प्रोडक्शन, मान के चलो इस पॉइंट पर हमको प्रोडक्शन करना है, ज्यादा कंज्यूमर गुड्स का करना है, मान के चलो ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ज्यादा करना है, दो पॉइंट है ए और बी, तो ऑब्वियसली हम इसका प्रोडक्शन कंज्यूमर गुड्स का बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली किसका घटाना पड़ जाएगा, कैपिटल गुड्स का। बी पॉइंट में अगर कैपिटल गुड्स का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली हमको कंज्यूमर गुड्स का घटाना पड़ेगा। यानी ये कहता है कि कनकेव टू ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि अगर हम एक कॉमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ अनदर कॉमोडिटी, दूसरे या तो एक का बढ़ाएंगे तो दूसरा को घटाना पड़ेगा। ये ए और बी पॉइंट से होता है, ठीक है। इसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। तो ये अर्थव्यवस्था का भी दिखाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल लेवल ऑफ जीडीपी गिवन द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। इतना ही कंट्री मतलब पोटेंशियल है, इतना प्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन आप रिसोर्सेस को कैसे इंप्लाई करोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसा कि आप लोग पढ़े हैं कि भारत में डिविडेंट डेमोग्राफी डिविडेंट है, यानी यहाँ पर वर्किंग क्लास पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का हमारा बर्बादी हो रहा है, हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो देश तो और तरक्की करेगा, ठीक है। ये इंडिकेट करता है मोर ऑफ वन कॉमोडिटी कैन बी प्रोड्यूस ओनली इफ द प्रोडक्शन ऑफ अदर कॉमोडिटी इज रिड्यूस। अब आते हैं जो आउटपुट गैप हो जाता है, आउटपुट गैप। तो आउटपुट गैप को कैसे हम मापते हैं, आउटपुट गैप। अब मान लो इंडिया के जितना लोग हैं सबको रोजगार मिल जाएगा तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लेकिन मिल तो नहीं रहा है ना, तो इसको कैसे करते हैं, पोटेंशियल आउटपुट। अभी भारत में जितना मतलब प्रोडक्शन हो सकता है, पोटेंशियल आउटपुट जिसको पॉसिबल आउटपुट इतना प्रोडक्शन किया जा सकता है, व्हेन सभी को हम थी इंप्लाइड कर दे माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट। तो प्रोडक्शन गैप आपको समझ में आ गया। एक्चुअली अभी देखो हमारा जो कंट्री है सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण पोटेंशियल आउटपुट से हम घटा देंगे एक्चुअल आउटपुट जो हो रहा है, तो आउटपुट गैप इतना हमारा नुकसान हो रहा है। आपको मैं ये बात बता रहा हूं, जैसे ओक्कन लॉ ऑफ हम आपको बताएं, तभी बहुत डिस्कस करेंगे इस पर। ओक्कन लॉ इसके अनुसार क्या कहता है, साफ कहता है कि एवरी 1% अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएट विथ 3% डिक्रीज माने रिडक्शन इन जीडीपी। 1% बेरोजगारी रहने से 3% जीडीपी में नुकसान होता है, ठीक है। ऐसा लॉ है, उस पर भी क्रिटिसाइज किया गया है और भी बहुत चीजें हैं। तो किसी भी इकोनॉमिक्स का जो ग्रोथ रेट जो इकोनॉमिक्स को दिया जाता है, कैसे बढ़ रहा है कि नहीं, तो ये कैसे मापेंगे, ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी, जिसको कांस्टेंट प्राइस पर हम मापते हैं। अब दूसरा है रूल ऑफ 70। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, आप जानते हैं, जितना बैंकिंग है इसी में आ जाएगा, मनी एंड बैंकिंग भी, याद रखिए कि बैंकिंग का रूल मैं बता रहा हूं। रूल ऑफ 70 बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। रूल्स ऑफ 70। देखिए रूल्स ऑफ 70 से आप ये पता चल जाएगा कि फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं कोई बैंक में, पैसा आप रख रहे हैं, कितना समय के बाद आपका पैसा डबल हो जाएगा, खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम होना चाहिए। इसका यही है, द नंबर ऑफ ईयर टू डबल अमाउंट। ठीक है, 70 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
आपको बैंक मैनेजर से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद झूठ भी बोल देगा, एलआईसी हो एथी हो, झूठ बोल देगा कितना समय में पैसा आपका डबल हो जाएगा। सिर्फ आपको ये पता लगाना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहे हैं। बोलेगा 10% दे रहे हैं, तो कितना साल लगेगा, 10 से गुना कर देंगे तो इसके ऊपर 7 वर्ष में हो जाएगा। अगर बोलेगा कि नहीं हम परसेंट दे रहे हैं 5, तो 14 साल लगेगा। ठीक है, ये आपने सब जान लीजिएगा, कोई बुड़बक नहीं बना सकता है, रूल ऑफ सेवेंटी। उसके बाद अब कुछ अर्थव्यवस्था में आता है, सब नया कंसेप्ट पूरा डिटेल में पढ़ोगे लेटर ऑन क्लासेस में। अभी सब्सिक्वेंट क्लासेस में आप मैंने डिटेल पढ़ोगे। अभी सीखना है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन का मतलब भी क्या है, वो लोग साधारण आदमी क्या बोलेगा, महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन आपका सिर्फ महंगाई एक वस्तु के बढ़ जाने से, जैसे मार्कर पेन मेरे हैंड में है, इसकी महंगाई बढ़ जाने से इन्फ्लेशन नहीं कहते। इन्फ्लेशन का मतलब होता है परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है किसमें, जनरल लेवल ऑफ प्राइस। तो जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में क्या होता है, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। एक वस्तु का नहीं, एक से ज्यादा वस्तुएं होती है, सभी के प्राइस बढ़ने के कारण अगर लगातार बढ़ रहा है उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इट इज ए वन काइंड ऑफ इकोनॉमिक्स डिजीज। इससे नुकसान होता है। देखिए, इसमें नुकसान किसको होगा, जिसका फिक्स्ड इनकम है, जैसे सैलराइज पर्सन नौकरी करता है उसको नुकसान होगा, लेकिन शॉपकीपर, प्रोड्यूसर, आप जान उसको फायदा होता है इन्फ्लेशन से। ठीक है, बिजनेसमैन, ये सबको फायदा होगा, लेकिन जिसका इनकम फिक्स है उसका तो परचेजिंग पावर इरोड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे बिजनेस साइकिल। अब देखो, ये जनरल परसेप्शन है या ऑब्जर्व किया गया है। एक अल्टरनेटिव फेज, एक के बाद एक, अल्टरनेटिव का मतलब एक के बाद एक फेज आता है, हाई एंड लो ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है, लो कभी अप। तो इस फेज को हम लोग कहते हैं बिजनेस सर्कल, और इसका 4 फेज होता है। वो चारों फेज आप ग्राफिकली देख लोगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, मतलब रिसेशन और डिप्रेशन में क्या अंतर होता है, वो आप समझ जाओगे। ये मान के चलो कॉन्स्टेंटली चल रहा है। देखिए यहां पर हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, अब यहां पर बढ़ा फिर डाउन होने लगा, तो इसको कहते हैं रिसेशन। देखो यहां तक फिर आगे मैंने 5% का एवरेज ये जा रहा है ग्रोथ रेट। उसके बाद इसके नीचे भी चला जाएगा, तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन। देख लो डिप्रेशन कितना गंदा चीज होता है, मतलब आप एवरेज से भी बिलो डाउन हो गए। ठीक है, उसके बाद यहां से जब चलता है तो इसको कहते हैं रिकवरी। ठीक है, पहले होगा एक्सपेंशन हो रहा है, रिसेशन हो गया, ये एवरेज है मान के चलो ग्रोथ रेट है। उसके बाद डिप्रेशन हो गया, एवरेज से भी गिर गए, फिर रिकवरी हो रहा है। ठीक है, और ये ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस सर्कल होता है, ये वैरी कर सकता है 2 ईयर्स से लेके 12 ईयर्स तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दे देखा है वेरी ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेस सर्कल कैन वैरी। तो आपको याद रखना पड़ेगा 2 ईयर्स से लेके अब 12 ईयर्स तक चल सकता है। इसका माने लाइफ स्पेन होता है, इसकी जीवन होती है। और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में मैं बता चुका हूं। और जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये आफ्टर द इकोनॉमिक्स डिप्रेशन, दैट इज इकोनॉमिक्स डिप्रेशन टाइमिंग था इतिहास के पन्नों में 1929 to 34। और इसी समय एक महान इकोनॉमिक्स आए और उन्होंने ही बनाया इस इकोनॉमिक्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसका नाम था J.M. किन्स भी पढ़ा जाता है। ठीक है, किन्स। ठीक है, और इसका एक बुक जो पब्लिश हुआ था 1936 में, इन 1936 में इन्होंने एक बुक था द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट employment
एंड मनी। ये बोलिएगा कि कब आया था? 1936 में। बोल देगा आपको इंटरव्यू में या कभी कभी एग्जाम में हम देखे हैं कि हिक्स के बुक का क्या नाम है, हम यूजीसी नेट में देखे हैं, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू एंड हम भी भूल गए ठीक है, तो उस तरह होता है। केन्स के बुक का क्या है, मार्शल का बुक का नाम हमको याद है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1840 में वो चला था। इकोनॉमिक्स सिग्निफिकेंस नहीं, इकोनॉमिक्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, ये रॉबिन्स का बुक था, एडम स्मिथ का था, बड़ी लंबा नाम है। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्टली हम लोग बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशन, ये 1756 में आया था। तो देखिए वैल्यू एंड, हाँ यस आ गया, हिक्स का बुक का नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। ये पूछा था मैंने जब परीक्षा दिया था, ये आया था, कल 2 नंबर मिल जाएगा इससे, याद रखिएगा। ये सब जानिए इकोनॉमिक्स का नाम, रैगनर फ्रेश तो था, वैल्यू एंड कैपिटल हिक्स, ठीक है। तो ये था ये बेसिक कंसेप्ट। अब उसके बाद हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे, तो हाँ जीडीपी है क्या है नहीं है, जीडीपी का मतलब क्या होता है। कभी कभी पूछेगा कि जैसे जीडीपी का मतलब है कि द वैल्यू ऑफ गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर इन अ टेरिटोरी ऑफ अ नेशन, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है, ठीक है, टेरिटोरी ऑफ ए नेशन में ना, तो अमेरिका वाला यहाँ लगाया मल्टीनेशनल कंपनी, तो वो प्रोड्यूस करेगा, जीडीपी में जाएगा। और हमारे यहाँ का लोग जैसे मान के चलिए मुकेश अंबानी साहब 5G का लॉन्च किए हैं, विदेश में भी है, या हमारा SBI मल्टीनेशनल कंपनी है, वो भी विदेश में कर रहा है, तो वहाँ जो प्रोड्यूस कर रहा है वो मेरे में आएगा कि नहीं? नहीं, जीडीपी में जो मेरा कंट्री में किया है, चाहे अमेरिका का रहे या भारत का, वही कैलकुलेट होगा। और हमारा वाला अगर बाहर करेगा तो वहाँ के जीडीपी में अमेरिका के वो इंक्लूड होगा। इस पर हम पूरा कंसेप्ट नेक्स्ट लेसन में आएंगे। ये जितना चीज़ है सब डिटेल में पढ़ता रहिए, सब नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत होगी। आज का क्लास इतना ही।